करीब 250 सालों तक अंग्रेजों ने हमें गुलामी की बेड़ियों में जकड़े रखा। मुगल और मराठा जैसे महान साम्राज्यों को तबाह कर दिया, किसानों को लूटा, मजदूरों को तड़पाया, महिलाओं का शोषण किया और इतना लूटा कि 16वीं सदी में सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत 1947 आते आते दुनिया का सबसे गरीब देश बन चुका था और आजादी के संघर्षों ने लाखों क्रांतिकारियों की जान ले ली। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अंग्रेज भारत पर राज करने तलवार लेकर नहीं आए थे। ना तो उन्होंने शुरुआत में युद्ध किया और ना ही सीधे सत्ता पर कब्जा जमाया, क्योंकि उस वक्त एक ओर भारत में मुगलों का शक्तिशाली साम्राज्य था तो दूसरी ओर मातृभूमि पर मर मिटने वाले मराठा भी थे। मगर फिर अंग्रेजों ने ऐसी चालें चली, ऐसी साजिशें रची कि मुगल शासक आपस में ही लड़ने लगे। एक एक करके महान साम्राज्य बिखरते चले गए और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर अपना कब्जा जमा लिया। लेकिन सवाल ये है कि भारत अंग्रेजों का गुलाम क्यों और कैसे बना? क्या अंग्रेज हमसे ज्यादा ताकतवर थे या फिर हमारी आपसी फूट, लालच और गलत फैसलों ने उन्हें मौका दे दिया? और 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ कैसा सलूक किया, जिसके बारे में सुनकर ही हमारी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। जानेंगे इस रोंगटे खड़ी कर देने वाली वीडियो में, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए ताकि ये सच्चाई हर हिंदुस्तानी तक पहुंच सके। इतिहास बताता है कि 16वीं सदी के अंत तक भारत इतना समृद्ध था कि उस दौर में पूरी दुनिया में जितना उत्पादन होता था उसका लगभग 25% हिस्सा अकेले भारत में पैदा होता था। यही वजह थी कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और दुनिया की हर बड़ी ताकत की नजर इसी चिड़िया पर टिकी हुई थी। लेकिन जहां एक और हिंदुस्तान के खेतों में अनाज लहरा रहा था, वहीं दूसरी ओर यूरोप के कई देश भुखमरी, बेरोजगारी और आपसी युद्धों में जूझ रहे थे। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के शासनकाल में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था ज्यादातर खेती पर निर्भर थी और लगातार चल रहे गृह युद्धों की वजह से ब्रिटेन वैश्विक स्तर पर सिर्फ 3 से 4% उत्पादन ही कर पा रहा था। लेकिन इसी बीच समुद्री यात्राओं के दौरान कुछ ब्रिटिश नाविकों को भारत की अपार संपदा, मसालों और व्यापारिक ताकत के बारे में पता चला। ये खबर जल्द ही ब्रिटिश सत्ता तक पहुंच गई और यहीं से एक ऐसे अध्याय की शुरुआत हुई जो भारत के इतिहास में खून से लाल अक्षरों में लिखा हुआ है। 31 दिसंबर 1599 महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ब्रिटेन के 24 अमीर व्यापारियों को दुनिया भर से मसाले खरीद कर यूरोप में बेचने की अनुमति दी और ब्रिटिश व्यापारी सीधा भारत की तरफ निकल पड़े। उस वक्त भारत के बड़े हिस्से पर मुगल सल्तनत का शासन था और पुर्तगाली व्यापारी पहले ही मुगल बादशाहों से अनुमति लेकर दीव, दमन, सूरत, गोवा, मंगलोर, हुगली और कन्नूर जैसे तटीय शहरों में अपने ठिकाने बना चुके थे। वे भारत से रेशम, मसाले और अफीम जैसी कीमती सामान यूरोप भेजते थे और बदले में मुगल सम्राटों को भारी टैक्स चुकाते थे। लेकिन 24 अगस्त 1608 को इतिहास ने एक नया मोड़ लिया। ब्रिटेन के व्यापारियों का जहाज गुजरात के सूरत बंदरगाह पर आकर लगा। जहाज के कप्तान थे विलियम हॉकिंस, जो सूरत से होते हुए लंबा सफर तय कर आगरा पहुंचे, जहां उस समय मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु हो चुकी थी और तख्त पर उनके बेटे जहांगीर बैठ चुके थे। हॉकिंस ने खुद को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में पेश किया और ढेरों कीमती तोहफे के साथ कैप्टन हॉकिंस अपने कुछ साथियों को लेकर जहांगीर के दरबार में पहुंचे। लेकिन शुरुआत में जहांगीर ने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया। वजह साफ थी, दरबार पर पहले से ही डच और पुर्तगाली व्यापारियों का दबाव था और किसी नई विदेशी ताकत को जगह देना आसान नहीं था। मगर अंग्रेज हार मानने वालों में से नहीं थे। वे बार बार नए फायदे गिनाते, मुनाफे की नई डील्स जोड़ते रहे और हर मुलाकात में अपने प्रस्ताव को पहले से ज्यादा फायदेमंद बनाते गए। धीरे धीरे जहांगीर का मन बदल गया और कुछ ही समय बाद मुगल दरबार से वही मंजूरी मिल गई जो अंग्रेज चाहते थे। जैसे ही दस्तखत हुए, अंग्रेजों ने भारत में अपने पांव तेजी से फैलाने शुरू
कर दिए। सूरत, पटना, मद्रास और बॉम्बे में ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्रियां खुलने लगी। शुरुआत में सब कुछ बेहद साफ सुथरा दिख रहा था। भारतीयों को नौकरियां मिली, समय पर तनख्वाह मिली और कई देसी व्यापारी भी कंपनी से जुड़ गए। लोगों को लगा ये विदेशी व्यापारी तो भारत के लिए तरक्की का रास्ता खोल रहे हैं, लेकिन ये भरोसा ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाया। जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार फैलता गया, अंग्रेजों के भीतर की लालच भी उतनी ही बढ़ती गई। अब उनका मकसद सिर्फ मुनाफा नहीं रहा, अब उनकी नजर भारत की सत्ता पर थी। इसी लालच में 1686 में अंग्रेजों ने मुगल साम्राज्य को चुनौती देने की भूल कर दी। जी हां, औरंगजेब के शासनकाल में अंग्रेजों ने सीधा जंग छेड़ दी, लेकिन इस लड़ाई में उन्हें बुरी तरह से शिकस्त मिली। मुगल सेना के सामने अंग्रेज टिक नहीं पाए और समझ गए कि भारत को तलवार के दम पर नहीं जीता जा सकता, और इस बार अंग्रेजों ने चालाकी से औरंगजेब के सामने सिर झुका दिया, माफी मांगी, जुर्माना भरा और वादा किया कि अब कभी तलवार नहीं उठाएंगे। औरंगजेब ने भी उन्हें माफ कर दिया और व्यापार जारी रखने की इजाजत दे दी। लेकिन इतिहास बताता है कि यही माफी मुगल साम्राज्य की सबसे बड़ी भूल साबित हुई, क्योंकि अंग्रेजों ने अब अपनी तलवारें नहीं बल्कि चालें चलना शुरू कर दी। 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद मुगल सल्तनत अंदर से टूटने लगी। तख्त के लिए भाइयों ने भाइयों का खून बहाया और सत्ता ऐसे कमजोर हाथों में चली गई जो साम्राज्य संभालने लायक नहीं थे। हर कुछ महीने में नए कानून बनते, फिर बदल जाते। दरबार अस्थिर था, फैसले खोखले थे और अंग्रेज चुपचाप सब कुछ देख रहे थे। यही वो पल था जब डिवाइड एंड रूल यानी फूट डालो और राज करो की चाल चली गई। 1717 में मुगल बादशाह से अंग्रेजों ने ऐसा फरमान हासिल कर लिया जिसने खेल ही पलट दिया। मामूली सी सालाना रकम देकर उन्हें बिना लगान और बिना टैक्स व्यापार करने की छूट मिल गई। मतलब भारत में कमाना पूरा और देना नामात्र। उसी दौर में फारस का शासक नादिर शाह भारत पर टूट पड़ा। मुगल दरबार इतना अंधा हो चुका था कि जब तक फारसी सेना दिल्ली पहुंचती तब तक उन्हें इस हमले के बारे में पता ही नहीं था। हालात इतने बिगड़े कि दिल्ली को बचाने के लिए मुगलों को उस जमाने के करीब 2 करोड़ रुपए और बेशकीमती हीरे मोती सौंपने पड़े। इस एक लूट ने मुगल साम्राज्य की रीढ़ तोड़ दी। इसी पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे अंग्रेजों ने पहला हमला किया बंगाल में, जहां के नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ अंग्रेजों ने सिर्फ जंग नहीं लड़ी बल्कि हिंदू मुसलमानों के बीच शक और डर का बीज बोया। दरबार में गद्दारी करवाई, सेनापतियों को खरीदा और पलासी के मैदान में सिराजुद्दौला को हराने के बाद उसी के विश्वासघाती सेनापति को बंगाल का नवाब बना दिया। यहीं से अंग्रेजों ने साबित किया कि भारत को जीतने के लिए सेना नहीं, भारतीयों का इस्तेमाल ही काफी है। इसके बाद 1764 में बक्सर की जंग, जहां अवध का नवाब, बंगाल का नवाब और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय तीनों एक साथ हार गए। इस एक लड़ाई ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दे दी। यानी अब टैक्स भी अंग्रेज वसूलेंगे और फैसले भी वही लेंगे। फिर वही कहानी हर जगह दोहराई गई। कहीं निजाम और मराठाओं में फूट, कहीं राजाओं के बीच आपसी जलन, कहीं जमींदारी की लालच। पहले लड़वाया गया, फिर थके हुए विजेताओं को हराकर उसकी रियासत हड़प ली गई। 18वीं सदी के अंत तक भारत का शायद ही कोई कोना बचा हो जहां अंग्रेजों की चाल ना चली हो। लेकिन अंग्रेज जानते थे कि सिर्फ ताकत से राज नहीं चलता, उन्हें भारत में ऐसे चेहरे चाहिए थे जो उनके लिए काम करे। इसलिए बड़े बड़े जमींदारों, साहूकारों और कुछ पढ़े लिखे वर्ग को अपने साथ मिला लिया गया। शिक्षा, रेलवे और सड़क जैसे सुधारों की आड़ में भरोसा पैदा किया। यही भरोसा आगे चलकर सबसे बड़ा विश्वासघात बना। 1857 की पहली स्वतंत्रता क्रांति में कई जमींदार और प्रभावशाली लोग अंग्रेजों के साथ खड़े नजर आए और इसी गद्दारी की कीमत भारत ने चुकाई। क्रांति कुचल दी गई। तात्या टोपे, नाना साहेब, पेशवा, कुंवर सिंह और रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुए। मुगल साम्राज्य के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बेटे का कत्ल कर दिया गया और जफर को रंगून की जेल में फेंक
फेंक दिया गया और इसी के साथ हिंदुस्तान पूरी तरह अंग्रेजों की गुलामी में जकड़ गया। इसी दौर में पूरे भारत ने अंग्रेजों के अत्याचारों की पहली बड़ी झलक देखी, जिसके बारे में सुनकर आज भी आपकी आंखें भर आएंगी। इतिहासकार बताते हैं कि 1857 के बाद करीब 1.5 साल तक हर अंग्रेज अफसर को छूट दी गई कि वो किसी भी संदिग्ध को गोली मार सकते थे या फांसी पर चढ़ा सकते थे या जेल भिजवा सकते थे, जिसका फायदा उठाते हुए उन खूनी दरिंदों ने देश के कई कोनों में नरसंहार किया। गांव के गांव बिना किसी कारण जला दिए गए। ब्रिटिश आर्मी के अफसर न सिर्फ बेकसूर लोगों के शरीर पर गर्म लोहे के सरिये से वार करते थे, बल्कि उनकी आंखें और गुप्तांगों में मिर्च का पाउडर डालकर तड़प कर मरने के लिए छोड़ देते थे। जब मन करता दर्जनों लोगों को एक साथ फांसी दे देते। टाइम्स अखबार के संवाददाता मार्टिन मोंटेगोमरी ने उस वक्त अपने एक लेख में लिखा था कि वो दरिंदे सैनिक औरतों के साथ बेगंदी हरकतें करके उन्हें काफी तड़पाते थे, फिर मौत के घाट उतार देते थे। कई औरतों के तो पतियों ने इसी डर से अपनी बीबी का ही गला काट दिया कि कहीं वो अंग्रेज सैनिकों के हाथ न लग जाए। और मित्रों, अंग्रेजों के राज में भारत न सिर्फ जुल्म सहे बल्कि भूख को हथियार बनाते हुए उन्होंने देखा। बंगाल का अकाल, मद्रास का अकाल और दक्कन का अकाल। इतिहास बताता है कि अंग्रेजों के दौर में 3 करोड़ से ज्यादा भारतीय भूख से मारे गए। सबसे डरावनी बात यह थी कि अनाज से भंडार भरे थे, लेकिन अंग्रेजों ने वो अपने सैनिकों और यूरोप भेजने के लिए रोक लिया और यहाँ लाखों लोग भूख से तड़प कर मरते रहे। वहीं अक्सर कहा जाता है कि अंग्रेज भारत को रेलवे और शिक्षा देकर गए, लेकिन सच ये है कि रेलवे भारत के लिए नहीं, लूट को तेज करने के लिए बनाई गई थी, ताकि अनाज, कपास और सैनिक एक कोने से दूसरे कोने तक सबसे तेजी से पहुंच सकें। और जो शिक्षा दी गई उसका मकसद सोचने वाले भारतीय नहीं बल्कि अंग्रेजों के आदेश मानने वाले क्लर्क पैदा करना था। मैकाले खुद लिखते हैं, हमें ऐसे लोग चाहिए जो रंग से भारतीय हों लेकिन सोच से अंग्रेज। लेकिन दोस्तों, इतिहास सिर्फ जुल्म और लूट की कहानी नहीं, ये कहानी है उन लाखों भारतीयों की जिन्होंने भूख, गरीबी, यातनाओं और मौत को आंखों में आंखें डालकर चुनौती दी। कोई महात्मा गांधी बनकर लाठी और गोली के सामने निहत्था खड़ा हुआ, तो कोई भगत सिंह बनकर हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम गया। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की मिट्टी को अपनी आखिरी सांस तक नहीं छोड़ा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजादी के लिए पूरी फौज खड़ी कर दी। ये वो लोग थे जिन्होंने जान लिया था कि गुलामी से बदतर कुछ नहीं होता और आजादी की कीमत जान से बड़ी होती है। उन्हीं बलिदानों की बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं और अपने फैसले खुद ले पा रहे हैं और खुद को गर्व से एक आजाद भारतीय कह पा रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरह भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी दिलवाने के लिए लाखों क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तब जाकर हम एक आजाद भारत में सांस ले पा रहे हैं। इसलिए उन महान फ्रीडम फाइटर्स की याद में कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करके 11,100 लाइक्स जरूर करवा दीजिए और ऐसी ही कई अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।